नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आइए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। ताजमहल विवाद में राजस्थान की राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है। दिया कुमारी का दावा है कि ताजमहल की जमीन जयपुर राज परिवार की है। शाहजहां ने जबरदस्ती राजघराने की जमीन पर कब्जा किया है। हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के नाम ऐसे सामने आए हैं जो अपात्र होते हुए भी साल में 6,000 की किश्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत लाभ उठा रहे थे। अब इस पर सरकार काफी सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3,15,000 ऐसे अपात्र लाभार्थियों का डेटा सरकार के पास आया है जो फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि का सालाना 6,000 रुपए उठा रहे थे। कहीं एक ही जमीन पर पति पत्नी दोनों ने लाभ उठाए तो कहीं संवैधानिक पद वाले किसान, पेंशनधारी, सरकारी नौकरी वाले, इनकम टैक्स भरने वाले भी इस योजना के तहत किश्त उठा रहे हैं। आधार से लिंक नहीं था, उसको हम लोगों ने डाला। अब PFMS पोर्टल बन गया है जिसके माध्यम से आधार लिंक उसको कर दिया गया है। और इस समय भी KYC के माध्यम से गाँव के भीतर उन सारे लाभार्थियों को KYC के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी वजह से कि जो उसके पात्र हैं वही उस योजना के भीतर लाभ उसका उठाएं। PM किसान सम्मान निधि पाने वालों में 17,000 से ज्यादा ऐसे लोग निकले जो योजना के लिए अपात्र थे। इनसे अभी तक 1.25 करोड़ की वसूली हो चुकी है। इस मामले में अब यूपी सरकार भी सख्त हो चुकी है। अपात्र लाभार्थियों को पैसे लौटाने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने पैसे लौटा भी दिए हैं। गरीब बनकर राशन का लाभ लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। जो लोग घर में सुख सुविधा होते हुए भी सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं वो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, वरना गेहूं, चावल, चना, नमक के दाम रिकवरी किए जाएंगे। बहराइच में प्रशासन की चेतावनी का असर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। डीएम ने 1 हफ्ते पहले जिले के अपात्र राशन कार्ड धारकों से गांव-गांव मुनादी कर अपील की थी कि जिन अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवा रखा है वो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, वरना सत्यापन के दौरान अगर अपात्र लोगों के पास राशन कार्ड मिला तो उनसे पूरे राशन की वसूली की जाएगी। इसके बाद करीब 3,500 लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं। जो खाद्य सुरक्षा का अधिनियम है उसी में ये व्यवस्था है कि समय समय पर सत्यापन कराया जाएगा कि पात्र कौन है, अपात्र कौन है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आर्थिक स्थितियों पर डिपेंड है जिनमें पात्रता होती है। उसमें लोगों में परिवर्तन होता रहता है। जो कभी पात्र होता है वो भी कभी आगे चलकर अपात्रता की श्रेणी में आ सकता है। जिला सप्लाई अधिकारी ने अपील की है कि जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन, 100 वर्ग मीटर का घर में AC, 4 पहिया, सरकारी नौकरी जैसे संसाधन हैं, वो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे। DSO ने ये भी बताया कि जो व्यक्ति राशन कार्ड बनाने के अपात्र हैं उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को लेकर आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। कल यानी कि गुरुवार को अब कोर्ट का फैसला सामने आएगा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर कल यानी गुरुवार को फैसला होगा। 12 बजे ये क्लियर किया जाएगा कि एडवोकेट कमीशन प्रोसीडिंग करेंगे या बदले जाएंगे और कब किस तारीख को एडवोकेट कमीशन की बची हुई प्रोसीडिंग पूरी की जाएगी। जो पहले गतिरोध था ताला तहखाने के ताला का खुलने का, उस पर क्या बात हुई? हमने न्यायालय को स्पष्ट कहा है कि कल स्पष्ट कर दे कि ताला तोला जाना है कि तोड़ा जाना है और कौन इस ताले को खोलेगा या तोड़ेगा, प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाए। वकील
दरअसल मस्जिद पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए थे कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे में पक्षपात कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि मस्जिद की दीवारों को खरोचे जा रही हैं। इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से हंगामा भी किया गया था, जिस पर आज सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनिश्चित कराए कि कैसे कैसे कमीशन कहाँ कब होगा। बस विधानसभा सत्र को हाईटेक बनाने के लिए आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि अब सभी विधायकगण सत्र के दौरान अपनी सीट से ही सवाल जवाब करेंगे और लैपटॉप के जरिए ही उन्हें जवाब मिलेगा। यूपी विधानसभा में पेपरलेस काम करने के लिए योगी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। अब 23 मई से होने वाले सत्र में पेपरलेस काम होगा। ई विधान को लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ई विधान को अपनाने की बात कही गई। सारे मेंबर्स को अपनी सीट से ही बोलना पड़ेगा। उनका जो टैबलेट होगा उनको कोड से या फिर उनके फिंगरप्रिंट से वो ऑन होगा, तो दूसरी कोई बैठ कहीं भी सकता है, लेकिन अपना भाषण देना तो आपको वहीं से देना पड़ेगा, मैंडेटरी होगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए यूपी सरकार विधानसभा सत्र को हाईटेक बना रही है, जिसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी अहम योगदान होगा। इस व्यवस्था के तहत कामकाज का ब्यौरा ऑनलाइन रखा जाएगा। मेरा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक सदस्यों को प्रश्न करने का भी अवसर मिले, अपनी बात कहने का भी अवसर मिले। आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक केस में आपको बता दें कि जमानत मिलती जा रही है, तो दूसरी ओर नए केस उन पर दर्ज होते जा रहे हैं। यानी अब आजम खान 88-89 के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बंद आजम खां को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। बुधवार को ईडी की टीम रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश करने पहुंची। ईडी की टीम के साथ राजस्व विभाग की टीम ने भी जांच की। करीब 250 बीघा संपत्ति की जांच करने के लिए दोनों टीमें जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची थीं। अब रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी की जमीन कैसे ली। वहीं दूसरी ओर आजम खान को केस नंबर 87 में हाईकोर्ट से राहत मिली, तो केस नंबर 88 और 89 सामने खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक केस दर्ज होते जा रहे हैं, जबकि यूपी सरकार के वकील ने तर्क दिया कि ये गलत धारणा है। हालांकि आजम की याचिका पर 17 मई तक सुनवाई टल गई है। सुर्खियां बटोरने के लिए नेता हर वो हथकंडे अपनाते हैं जिससे उनको सिंपैथी मिले। मंगलवार को ऐसी ही एक खबर आई कि ओम प्रकाश राजभर पर हमला हुआ है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने मामले की जांच की तो ओपी राजभर उल्टा फंस गए। सुहेलदेव पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का दांव उल्टा पड़ गया। पुलिस ने ओपी राजभर समेत 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये केस अफवाह फैलाने और गलत सूचना देने पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से 32 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने दावा किया है कि राजभर पर कोई हमला नहीं हुआ है। दरअसल मंगलवार को ओपी राजभर ने आरोप लगाया था कि कुछ सवर्ण जाति के लोगों ने उन पर हमला किया, जिसकी शिकायत भी ओपी राजभर ने की थी। आप देख लीजिए क्या कहा था राजभर ने। 12-14 की संख्या में लाठी डंडा असलहा लिए हुए, तमंचा लिए हुए, गाली गुप्ता देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए, मारपीट करने पर आमादा हुए। साथ पुलिस ने राजभर को आरोपों की जांच की तो पता चला कि मामूली विवाद में कहा सुनी हुई थी। साथ ही पुलिस ने ये भी दावा किया कि राजभर पर कोई हमला नहीं हुआ। भूमाफिया के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई का असर अब दिखने लगा है। बुलडोजर का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि मुख्तार का करीबी भूमाफिया खुद अवैध घर गिराने पर मजबूर हो गया। लखनऊ के लालबाग इलाके में बिल्डर ने खुद अपनी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर के खौफ से मुख्तार के करीबी रईस ने अपनी ही इमारत पर बुलडोजर चलवाया। रईस पर आरोप है कि एलडीए की जमीन पर अवैध रूप से इसने निर्माण किया था। योगी सरकार के बुलडोजर की दहशत अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों में कुछ इस कदर है कि जैसे ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लालबाग स्थित एक बिल्डिंग को अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया, उसके तुरंत बाद बिल्डर उस बिल्डिंग को, आप देख सकते हैं ये अवैध बिल्डिंग है, इसको खुद ही अपने आप गिराने लगा। यानी कि योगी सरकार के बुलडोजर के आने से पहले ही
इस बिल्डिंग को बिल्डर खुद गिरा रहे हैं और इस बिल्डिंग को नोटिस जारी किया गया था बाकायदा। और बताया जा रहा है कि ये अवैध इमारत समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई गई थी। एलडीए की जमीन पर बनी बिल्डिंग को गिराने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया, जिसके बाद बिल्डर ने खुद ही अपनी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवाया। कानपुर में शत्रु संपत्तियों को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। प्रशासन की ओर से इन संपत्तियों की पहचान भी कर ली गई है। कानपुर में भू माफिया से शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा हटाया जाएगा। ऐसे 32 लोगों को चिन्हित किया गया है जो शत्रु संपत्ति पर काबिज है। जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और संपत्ति खाली करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि अगर इनसे कब्जा नहीं हटाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उसके अंदर हर चीज का प्रावधान दिया गया है, नोटिस दिए गए हैं, किस तरीके से खाली कराया जाएगा, किस तरीके से कार्यवाहियां की जाएंगी, वो सब उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में है। उसी को फॉलो करते हुए हम लोग कार्यवाही को अमल में लाएंगे। दरअसल कानपुर में करोड़ों की शत्रु संपत्ति है जिन पर अवैध रूप से कब्जा किए गए हैं। कहीं पर दुकानें चल रही हैं तो कहीं पर पक्के मकान बन गए हैं। ऐसे भू माफिया और कब्जेदार को चिन्हित किया गया और शहर के कंगी माहौल, नई सड़क, चमनगंज, जाजमऊ, राजा यताती का किला, इन सभी कब्जेदारों को नोटिस भेजा गया है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा